नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं से बहुत पीछे है विपक्ष की राजनीति की राह, जो फेक नैरेटिव से होते हुए असफल प्रयासों और तथ्यहीन आरोपों के बाद डिमांड्स तक पहुंच गई है। शायद इसलिए एकजुटता का दिखावा उनके लिए फिल वक्त में बड़ी मजबूरी भी है, क्योंकि विपक्ष में बिखराव है, आपसी तालमेल की कमी है, फूट और बगावत है, सही मुद्दों का काल है। एक मंच पर होकर भी लय और ताल में भटकाव है। तभी तो कांग्रेस और टीएमसी जब अमित शाह से जवाब मांग रहे थे, तब समाजवादी पार्टी के अयोध्यावासी सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे को सोमवार के दिन सदन में इस उम्मीद के साथ उठाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव ज्यादा मायने रखता है। दिल्ली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ थे, मगर लखनऊ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कलह कथा का एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या इसीलिए सोमवार को होने वाली संसद के लिए अलग अलग रणनीति है, या फिर समाजवादी पार्टी जान चुकी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने उस मुद्दे को विपक्ष के हाथ से छीन लिया है जिसमें उसे संजीवनी नजर आ रही थी। तभी तो क्रेडिट लेने की होड़ इस तरह मची है कि पोस्टर पर अपने अपने नेताओं की तस्वीर है। कांग्रेसी पोस्टर पर जहां राहुल गांधी के बड़े कटअवेज को लगाया गया है, तो समाजवादियों ने सोनम वांगचुक के साथ अखिलेश यादव और डिंपल यादव को जगह दी है। यानी दिल्ली में एकता और एकजुटता का जो मैसेज दिया जा रहा है, वो लखनऊ आते आते बंट गया है। अब जब प्रोटेस्ट को कामयाबी मिल गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी को धन्यवाद स्वरूप कुछ पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें समाजवादी हुंकार नहीं सहेंगे अत्याचार, जिसमें डिंपल यादव एक पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी से बतियाती हुई नजर आ रही हैं। और छात्रों के साथ जैसे समाजवादी पार्टी खड़ी रही, तो एक धन्यवाद जरूर बनता है। और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विशेष आभार। देश के सभी युवा छात्र छात्राओं के प्रति विशेष आभार का पोस्टर ये हुल्लू राम सुंदर है, उन्होंने लगवाया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिसमें लिखा है कि आंदोलन की सफलता में अपना अमूल्य योगदान देने वाले देश के सभी युवा छात्र छात्राओं का समाजवादी पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद और विशेष आभार। मतलब छात्रों का समाजवादी पार्टी धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। ये पोस्टर यहाँ पर भी है, जिसमें डिंपल यादव छात्र के पास जो जब वो बेहोश हो गया था प्रोटेस्ट के दौरान, उस वक्त जो मदद डिंपल यादव ने की थी, उसका पोस्टर यहाँ पर नजर आ रहा है। जूस पिलाते हुए डिंपल यादव नजर आ रही है। सोनम वांगचुक का भी आभार किया गया है। सवाल सिर्फ पेपर लीक भर का नहीं, सियासी गाड़ी को आगे चलाने का है। इसलिए अखिलेश यादव इसमें यूपी का एंगल निकाल कर ले आए। हालांकि उन्हें जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मिला। ये अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे, और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे, क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देनी पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था, और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। जिस महाराष्ट्र में विरोधी खेमे के कई सांसदों को तोड़कर एनडीए में शामिल करा लिया, वहां भी विपक्षी एकता का तराना हवा हवाई हो गया। मुंबई के शिवाजी पार्क की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे हैं और एमएनएस के राज ठाकरे। उनके साथ मंच पर आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत हैं, मगर इस सीन में कोई भी कांग्रेसी नेता नहीं दिखा। क्या क्रेडिट की खातिर इस तिरंगा मार्च में कांग्रेसियों को बुलाना ठीक नहीं समझा गया, या फिर वजह कुछ और है? ये बात भी दिगर है कि विपक्षी खेमे के शरद पवार की जुबान पर इन दिनों राहुल गांधी से ज्यादा नरेंद्र मोदी का जिक्र है, जो खुद ये कह चुके हैं कि उन्होंने पर्सनली मोदी से मुलाकात की थी। तो आज तक क्या होता था, लोगों की एकजुट नहीं होते थे।
लेकिन विद्यार्थियों के ऊपर जो अन्याय हुआ उसके कारण विद्यार्थी और युवाओं की जो एकजुट हुई, भारत मतलब जो ग्रामीण एरिया के लोग हैं, बच्चे हैं, और इंडिया जो शहर के लोग हैं, वो इकट्ठा होके एक हिंदुस्तानी बनके, इंडियन बनके वहाँ पे जो लड़ा उसको जो सक्सेस मिला, उसके कारण अगर हम इकट्ठा आएंगे, एकजुट होगी तो हम जीत सकते हैं। विपक्ष के क्रेडिट लेने की राजनीति पर बीजेपी की तरफ से कोई तंज नहीं कसा गया। कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें विरोधियों को बोलने का मौका मिले, क्योंकि मोदी जानते हैं कि उनके लिए कई ऐसे अवसर आने वाले हैं जहां एंटी गैंग नदारद दिखेगा। अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, जब संडे की छुट्टी के दिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ग्राउंड से गायब थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं के बीच थे। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पीएम मोदी ने देश के 400 युवाओं के साथ सीधा संवाद किया और उनके हर फील्ड में लगाए जा रहे एफर्ट्स की तारीफ की। जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है। मोदी की यही साफ गोई उन्हें विरोधियों से अलग बनाती है। कहते भी हैं, हालात जब मुश्किल हो तब मोदी का दिमाग बहुत तेज चलता है। उनका होमवर्क इतना सॉलिड होता है कि पब्लिक का मूड बाकियों की तुलना में बहुत पहले और बेहतर तरीके से समझते हैं। वरना जिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड एंटी मोदी खेमा बीते कई महीनों से कर रहा था, वो जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के बाद ही क्यों हुआ? दरअसल सरकार को खुफिया सूत्रों ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कुछ असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्व आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश में हैं और वो छात्रों के चलो संसद मार्च के दौरान माहौल बिगाड़ सकते हैं। जंतर मंतर के आसपास ऐसे करीब 400 लोगों की पहचान भी की गई है। कई देश विरोधी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी एक्टिव होने के ठोस सबूत मिले। ऐसे में पहले से ही पुलिस कार्रवाई में छात्रों के घायल होने और पुलिस पर हमले की तस्वीरों ने टेंशन बढ़ा रखी थी। ऐसे में निष्कर्ष निकाला गया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यही समाधान है। इसी के बाद शनिवार दोपहर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसी रात प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को इधर पहुंच के मैं आज सुबह इधर आके चार्ज लिया हूँ, कार्यभार संभाला हूँ। पूरा डिटेल से जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। बेशक एनडीए सरकार में इस्तीफे की रवायत नहीं थी, जिसे पेपर लीक से उपजे छात्रों के गुस्से ने बदल दिया, मगर बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई बार कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इस बार मोदी सरकार ने यही दांव चला है। असल में मॉनसून सेशन 13 अगस्त तक चलना है और इस दौरान कई अहम विधेयक लाए जाने की उम्मीद है, जिनमें आयकर विधेयक है, वंदे मातरम विधेयक, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक, जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक और एमएसएमई विकास से जुड़ा विधेयक है। इसके अलावा पुराने और लंबित विधेयक, विदेशी योगदान नियमन संशोधन विधेयक और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक भी सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो परिसीमन बिल को इसी सेशन में लाया जा सकता है, जिसके लिए जरूरी 2/3 बहुमत होने का इंतजार किया जा रहा है। मोदी सरकार के लिए यह बिल बेहद महत्वपूर्ण है। इसे अप्रैल में महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़कर पास कराने की कोशिश की गई थी, जो विफल रही। मगर सूत्रों के मुताबिक सरकार ये पूरी तरह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि इस बार पहले जैसे नतीजे ना रहे। इसलिए डीलिमिटेशन बिल को लेकर ऐसे कोई संकेत नहीं दिए जा रहे जो टकराव की सूरत पैदा करें। फिलहाल विपक्ष को इसी मुद्दे में बनाए रखकर अगली स्ट्रैटेजी की तैयारी की जा रही है।
ओवैसी को 2029 की फिक्र है। मोदी की उम्र से ज्यादा उनके संकल्पों से घबराहट है, मगर संसद में नए बिल पर वो किस तरफ बैठेंगे इसका जवाब नहीं। यही हाल लगभग समूचे विपक्ष का है। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी नए नए नैरेटिव सामने लाए जा रहे हैं। देश ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया, देश के नौजवानों ने, यूथ ने उनका इस्तीफा छीन कर लिया और अब ये शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान गया, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ गया। हम तो आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ हैं कि आरएसएस ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को तबाह कर दिया। तो एक आरएसएस का गया, दूसरा आरएसएस आ गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी लड़ाई आखिर तक जारी रहेगी। देश की शिक्षा को और सिस्टम को सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाली राष्ट्रीय सेवक संघ है। आरएसएस का अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रही है। आरएसएस के आदमी को ही उन्होंने मिनिस्टर बनाया है। ये शिक्षा के अंदर कोई सुधार नहीं करेंगे, शिक्षा को और तबाह बर्बाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कॉम्पिटेंट लोगों की कमी है। धर्मेंद्र प्रधान जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब कांग्रेस को उनसे तकलीफ थी, मगर जब रिजाइन हो गया तो अब आरएसएस से दिक्कतों का दरिया सुना रहे हैं। यही प्रोपेगेंडा राहुल गांधी कई मंचों से रिपीट करते आए हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं।